तो आप लोगों से एक चीज ये पूछनी है, जैसे कल हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और इसमें हमने डिफरेंस देखा, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमें क्या नाम है, वी यूज इलेक्ट्रॉन्स इन प्लेस ऑफ लाइट, ठीक है। तो मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमें लाइट पार्टिकल्स या लाइट फोटॉन्स जो होते हैं, इनकी हेल्प से हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। सो लाइट फोटॉन्स जो होते हैं वो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये आप सबको पता है, ठीक है। दीज आर जस्ट एनर्जी पैकेट्स, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। सो इफ यू have ever seen ever noticed, if this is your light photon, then this something similar to this you might know is what, an x-ray photon, ठीक है ना, या एक्सरे फोटोन, ठीक है, या एक्सरे का एक पार्टिकल, पार्टिकल तो नहीं कहेंगे, क्वांटा, ठीक है। सो लाइट फोटोन को इस्तेमाल करते हैं हम लोग, विजिबल हमें चीजें दिखती हैं, ठीक है। बट इफ यू रियलाइज, या फिर आप थोड़ा सा जोर डालें तो आपको एक्सरे किस लिए इस्तेमाल करते हैं? एक्सरेज का इस्तेमाल इन जनरल हम लोग किस लिए करते हैं, बताएं भाई। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, कट रहा है सर बीच में। सबके साथ इश्यू है या फिर सिर्फ आपकी तरफ से इश्यू है? क्योंकि इधर तो इंटरनेट ठीक है। सबको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? हाँ, हेलो, आ रही सर, सर क्लियर है। क्लियर है? क्लियर तो आ रही है। विवेक, माइट भी आपके तरफ से इंटरनेट इश्यू होगा। तो आई हैव आस्क्ड वन क्वेश्चन दैट वी यूज लाइट फोटॉन्स, ठीक है ना। लाइट जब होती है तब तो हमें ऑब्जेक्ट दिखते हैं, ठीक है ना। तो बात समझ में आती है कि इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, लाइट फोटॉन्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट से टकराते हैं, वो स्कैटर होते हैं, वो स्कैटर्ड फोटॉन्स जो हैं हमारी आंखों को पड़ते हैं, और उसके बेसिस पे हमारा ब्रेन जो है एक इमेज बनाता है, ठीक है ना, चीजों की, ठीक। तो एक्सरेज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बॉडी के इंटरनल ऑर्गन, स्पेशली बोन्स को देखने के लिए, बोन्स को देखने के लिए, ठीक है। तो कैन यू टेल मी, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर ऑलमोस्ट ऑफ सेम नेचर, बट द डिफरेंस इज ऑफ व्हाट, एनर्जी एंड वेवलेंथ। एनर्जी और वेवलेंथ का डिफरेंस है, एनर्जी और वेवलेंथ का डिफरेंस है, वेवलेंथ का डिफरेंस है, वेवलेंथ का डिफरेंस है। सो यहाँ मेरा मकसद समझाने का ये है कि इसकी लाइट फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है वो कम होती है, और वेवलेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है। बट एक्सरे फोटॉन्स की जो वेवलेंथ होती है वो काफी कम होती है रिलेटिव टू लाइट फोटॉन्स, बट एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अब इसको आप थोड़ा सा समझिए, ठीक है, कि जैसे जैसे मतलब दोनों ही चीजों का इस्तेमाल हम देखने के लिए कर रहे हैं, दोनों ही चीजों का इस्तेमाल हम देखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेता हूं मैं कि ह्यूमंस को रात में दिखाई नहीं देता, आपको पता है, अंधेरे में नहीं दिखाई देता, है ना। बट वी ह्यूमंस, या फिर आप कुछ जानवरों की बात करें, जैसे उल्लू है या फिर कैट्स हैं, they can see in dark also, they can see in dark also. Why? Because their eyes are sensitive to, their eyes are sensitive to what, infrared radiation, infrared radiation। ये भी क्या है भाई, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, या इंफ्रारेड फोटॉन्स को। तो इसकी एनर्जी तो और कम होती है, ठीक है ना, इसके कंपैरिजन में, बट योर इट्स वेवलेंथ इज मच मोर, वेवलेंथ इज मच मोर, ठीक है ना। तो इस चीज को अगर आप देखें कि
जैसे मतलब जो या फिर ह्यूमंस जो है वो नाइट विजन गॉगल्स इस्तेमाल करते हैं, नाइट विजन गॉगल्स या नाइट विजन बायनोकुलर्स या ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं टू सी इट इन द डार्क ऑल्सो, ठीक है। बट इफ यू सी कि वहां पर जो इमेज होती है वो बहुत क्लियर इमेज नहीं आती, बस ये पता चल जाता है कि सामने कोई चीज खड़ी है या फिर कोई चीज है, ठीक है ना। कोई दूसरा आदमी खड़ा तो बस एक ऐसी ब्लर सी इमेज बन जाएगी कि आपको ये पता लग जाएगा कि कोई इमेज, कोई बंदा है वहां खड़ा हुआ, ठीक है। बट यू कैन नॉट क्लियरली मेंशन, मतलब बता नहीं सकते कि उसका चेहरा कैसा है या वैसा है, ठीक है ना। बट यू कैन जस्ट टेल कि इट्स अ ह्यूमन और इट्स अ कैट और इट्स अ डॉग और समथिंग जीब्रा और ये कुछ है, बट यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश, मतलब बहुत कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विश क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। सो कहने का मकसद मेरा ये है कि जैसे जैसे आपकी वेवलेंथ जो है, जैसे जैसे आपकी वेवलेंथ जो है बढ़ती चली जाती है, सॉरी घटती चली जाती है, ठीक है ना। इंफ्रारेड से विजिबल पे गए, विजिबल से एक्सरे पे गए और इसके आगे भी जा सकते हैं, ठीक है ना, इसके आगे भी जा सकते हैं। तो आपकी जो रेजोल्यूशन है या मैग्निफिकेशन है, ठीक है ना, इमेज की जो क्वालिटी है, ठीक है ना, बहुत छोटे लेवल पे आप देख सकते हैं, बहुत छोटे लेवल पे, बहुत मैग्निफाइड लेवल पे इमेजेस को देख सकते हैं, ठीक है ना। सो अब बात आती है कि ठीक है, बात तो सही है, ठीक है, ठीक। अब एक्सरे से छोटा जाने के लिए, एक्सरे से छोटा क्या होगा भाई, गामा रेडिएशन, ठीक है, गामा रेडिएशन, ठीक है। तो गामा रेडिएशन पे हम कभी नहीं जाते, उससे बेहतर क्या करते हैं कि आप सबने क्लास 11th क्लास या 12th क्लास में पढ़ा होगा या फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो कोई भी पार्टिकल होता है वो दो नेचर शो करता है, ठीक है ना। कोई भी पार्टिकल होता है वो दो नेचर शो करता है, वेव और पार्टिकल नेचर दोनों शो करता है, ठीक है ना। सो वेन एवर इट इज मूविंग विद फास्ट हाई वेलोसिटी, ठीक है, वेन एवर इट इज मूविंग विद द हाई वेलोसिटी, देन व्हाट, बताएं भाई। इट शोज, उसकी वेवलेंथ जो है, जब भी कभी कोई भी पार्टिकल हाई वेलोसिटी से मूव करता है तो क्या होता है, इसकी वेवलेंथ जो है वो मतलब वो वेव नेचर ज्यादा शो करने लगता है और उसकी वेवलेंथ जो है इसको एक बार आपको एक चीज मैं एक एक्सप्रेशन लिख के बता दूं, डी ब्रोगली इक्वेशन जो है आपको याद हो, डी ब्रॉय इक्वेशन, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। वेट अ मिनट, सो एक चीज आपको याद होगी, डी ब्रॉगली या ब्रॉय, वैसे इसे ब्रॉय पढ़ते हैं, वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ, वेवलेंथ। तो डी किसी भी पार्टिकल की जो वेवलेंथ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ या डी ब्रॉय वेवलेंथ कैन बी रिटन एज एच, जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, अपॉन पी, ठीक है। पी क्या है, मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल, ठीक है। सो मोमेंटम को आप क्या लिख सकते हैं, एम टाइम्स वी, एम टाइम्स वी। इसको थोड़ा सा ध्यान से याद रखिएगा, ये अभी आगे इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को या किसी भी पार्टिकल को आप एक्सेलरेट कराएंगे, हाई वेलोसिटी से जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है वेवलेंथ और छोटी हो जाएगी। या किसी भारी पार्टिकल को आप क्या नाम है, एक्सेलरेट कराइए हाई वेलोसिटी से, तो उसकी वेवलेंथ और छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इन दो चीजों का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है ना, तो मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को हाई वेलोसिटी से एक्सेलरेट कराते हैं या मूव कराते हैं, तो इट शोज पार्टिकल वेव नेचर एंड इट हैज अ वेवलेंथ वेरी मच स्मॉलर देन योर एक्सरे, एक्सरे से भी ज्यादा छोटी होती है। And you can do what,
आपका बहुत ज्यादा हाई मैग्निफिकेशन की इमेज आप क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट वेरी हाई रेजोल्यूशन इमेज या हाई मैग्निफिकेशन इमेज को आप क्रिएट कर सकते हैं, समझ रहे हैं? हाई मैग्निफिकेशन की इमेज जो है आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर भी वही चीज है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स इतना ज्यादा रेजोल्यूशन क्यों प्रोड्यूस कर पाते हैं? बेसिकली प्रिंसिपल बहुत सेम सिमिलर है, ठीक है ना। वहां पर भी हम वेव ही इस्तेमाल कर रहे थे और यहाँ पर भी हम वेव ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो वेव इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसी वेव है भाई? उसकी वेव जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा छोटी है, ठीक है ना। और जब वेवलेंथ बहुत ज्यादा छोटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है रेजोल्यूशन वो बहुत छोटे लेवल पर इंटरेक्ट कर पाएगा, बहुत छोटे लेवल पर इंटरेक्ट कर पाएगा। फॉर एग्जांपल ये है हमारा एक्सरे है, ये बोन या मॉलिक्यूलर या प्रोटीन स्ट्रक्चर जो बॉडी में जो प्रोटीन लेवल है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के लेवल तक इंटरेक्ट कर जाता है, ठीक है ना। ये वेव यहाँ पर इसी तरीके से ये भी हमारा बहुत छोटे माइक्रो लेवल तक ये इंटरेक्ट कर जाता है। इट इंटरेक्ट्स एट फ्यू नैनोमीटर लेवल, ठीक है। सिमिलरली अलग अलग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के बेसिस पर, ठीक है ना, कुछ की अलग अलग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के बेसिस पर वेवलेंथ चेंज होती है एंड इट इंटरेक्ट्स फ्रॉम फ्यू नैनोमीटर, मतलब एंगस्ट्रॉम लेवल तक, एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 0.2 नैनोमीटर, ठीक है ना, सॉरी नैनोमीटर लेवल से लेकर के कुछ नैनोमीटर लेवल तक हमें रेजोल्यूशन मिलता है या मैग्निफिकेशन मिलता है, ठीक है ना। सो this was the thing that I wanted to tell you before further proceeding, ठीक है ना, कि इमेज को हम कैसे विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। तो आपको दो चीजें बताई गई, ठीक है, कि दो चीजों का यहाँ पर वो है कंट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये एक तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं व्हेन दे आर एट वेरी हाई वेलोसिटी then they behave as a wave and these waves have very low wavelength, so very small wavelength, so that's why they can interact with the very small atomic level के molecules और atomic level पर interact कर सकती हैं, ठीक है ना, ठीक है। क्या नाम है, मैटर से एटॉमिक लेवल पर इंटरेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। And one thing, other thing is ये चीजें जो आपको कल बताई गई थी कि how these electrons interact, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ से तो आपको पता चल रहा है कि इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, तो इसकी वजह से वो एटॉमिक लेवल पर इंटरेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। और यहाँ से पता है, यहाँ पर जो हमें देखना है वो ये है कि अलग अलग तरीके के इंटरेक्शन जो हैं, इलेक्ट्रॉन के अलग अलग तरीके के इंटरेक्शन जो हैं, उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल हैं, अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल हैं, ठीक है। सो ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पहला माइक्रोस्कोप जो है हमारा, पहला जो माइक्रोस्कोप है हमारा वो कौन सा है? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा, before proceeding further, I would like to ask, I want to know that everything is clear to you all, and if anything is unclear or anything you want to ask from this that you didn't get, you can ask. कोई ऐसी चीज जो इसमें ना समझ में आई हो, या कुछ ऐसा जिसे आप चाहते हैं कि मैं दोबारा से रिपीट कर दूं? एनीवन? बताएं भाई, टेल मी। नो, सब कुछ क्लियर है? ओके, ठीक है। तो ठीक, so to understand how scanning electron microscopy works, let's see a video related to this.
It's a very good one. It has a very good explanation of scanning electron microscope. ठीक है ना? And then after that video, I will clear. The scanning electron microscope. Scanning electron microscopy is one of the most fascinating examination methods. This video shows how it works in practice. Main components of the microscope are column for electron beam generation, specimen chamber, vacuum pump, monitor, and control panels. The material tester turns on the vacuum pump control and vents the specimen chamber. After pressure equalization, she can open the cover plate of the specimen chamber. Together with the cover plate, the stage pans forward. Now different specimens can easily be placed on the round stage. The filament of an old used light bulb, part of a welded tube on a sample holder, a small cobalt plate, and a golden piece of jewelry. All specimens are... These are the some specimen that she is trying to visualize with the help of scanning electron microscope. Okay, so these are just and samples. we are ready to start. The material tester carefully closes the cover plate and switches on the two-stage high vacuum pump as well as the electronic control. It takes about 3 minutes to obtain a sufficient vacuum in the specimen chamber and column. Meanwhile, she turns on the monitor, initializes the motorized stage, and boots the microscope control. So she's just setting up the system. Only now she is allowed to switch on the high voltage and the thermionic cathode. For the first time, a reasonable image appears on the monitor. It shows part of the specimen stage. Using the trackball, she moves the stage within the microscope. She looks now for the the place where microscope the has first sample been is positioned turned to on, use the and filament. she is able to visualize the image. So this was the first sample that she Magnification was is trying to gradually visualize. increased. It was a Position filament readjusted, bulb. and the magnification increased again. Now a plastic and high contrast image of the filament can be seen. So you can see, I would like to go back when she was putting down the specimen. This was the first specimen that you have seen here. It is a bulb filament here, the line you are looking at. This is the thing that she was trying to visualize. So you can see that you are unable to see, but at the end, what she is looking at is this one. This kind of resolution she is getting with this scanning electron microscope. Now a plastic and high contrast image of the filament can be seen on the monitor. Originally, the coiled coil filament was quite smooth on the surface. Caused by the everyday use of the filament, new crystals have been formed. Tungsten atoms have evaporated and the outer regions of the filament have become polygonal. But how is this plastic image generated, and how does the microscope actually function internally? The animation first shows the schematic structure from the outside. The upper part is the so-called column. It is used to generate an electron beam. The lower part consists of the specimen chamber with cover plate. In the longitudinal section, the flange leading to the high vacuum pump is visible at the bottom. Thereby, high vacuum is generated inside the whole microscope. The round specimen stage may not only be moved to the left and to the right, but likewise in all other directions. It may also be tilted and rotated. All samples to be investigated are placed on the specimen stage. To create an electron beam, a V-shaped thin tungsten wire is used, the so-called thermionic cathode. Heated up by electric current. This is the place where ions are generated. Sorry, ions, I'm saying ions, it's not the correct thing. Electrons are generated. Free electrons are generated here. Okay, using this type of
इसे हम कहते हैं थर्मो आयनिक कैथोड, बिकॉज ये जो है आपका एलिमेंट जो है इसको हम बहुत ज्यादा हीट करते हैं, ठीक है ना, एंड व्हेन दिस एलिमेंट इज हीटेड दे प्रोड्यूस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, द टेम्परेचर इज वेरी मच हाई सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स कैन लीव देयर outer shell, electrons can leave their outer shell, okay. So Current, it emits electrons into the vacuum indicated by small dots. Below the cathode, a metallic disc with a central borehole is installed, the anode. The anode is connected with a positive pole of a high voltage source, the thermionic cathode with a negative pole. Further necessary components have been omitted for the sake of simplicity. The strong electric field between cathode and anode accelerates the electrons downwards. These electrons are called primary electrons. They form a broad, diverging beam which hits the specimens and the stage. But this way, the beam of primary electrons is not useful yet. An electromagnetic lens focuses it finely on the specimen surface. At the point of incidence, primary electrons knock out electrons of the sample material. These knocked out electrons are called secondary electrons. Additional components are necessary: electromagnetic deflection, raster scan generator, secondary electron detector, abbreviated as SE detector, and computer with monitor. The basic principle of the scanning electron microscope is to detect the secondary electrons and use them to build up an image. To increase the number of detected electrons, a positively biased grid is placed in front of the detector. The grid attracts the secondary electrons and leads them to the SE detector. And this is the way to generate a magnified image of the sample. The raster scan generator directs the electron beam to the left rear part of the sample and stops there for a short time. The number of secondary electrons is recorded in the SE detector. The signal is amplified and displayed as a dot at the top left-hand corner of the monitor. The electron beam pans slightly to the right, stops again. The measurement is repeated. In the same way, the next points on the sample are dealt with. The principle is many recorded secondary electrons lead to a bright image point, few electrons lead to a gray image point, and none at all to a black one. An entire row is covered in this way. Then a second row, until finally a rectangular area has been scanned and an image appears on the monitor. If not only a few but many image points are used in the raster scan, a natural-looking image of the specimen surface can be seen on the monitor. Back in reality, the material tester selects low magnification again and looks for the second sample. It is an austenitic stainless steel tube with a longitudinal weld. Invisible to the naked eye, the scanning electron microscope reveals fantastic crystals. They have grown near the surface during solidification of the weld deposit. In some crystal directions, the solidification rate is particularly high and so-called dendrites form. Dendrites are crystals with many branches and tree-like shape. On the surface of the weld, they could grow almost freely without much disturbance and can now be observed well. Last in line is the golden piece of jewelry with a gemstone. The material tester is especially interested in the chemical composition of the gold material. Does the promised gold content really exist? Which other elements have been added? She chooses a place near the edge of the piece and selects a suitable magnification. Now she makes use of a fantastic method, the non-destructive chemical analysis with the scanning electron microscope. And it works like this. When the fast electrons of the electron beam, the primary electrons, reach the surface, they knock out electrons of the specimen material. These are the secondary electrons used for image formation. What happens in detail shows a schematically drawn atom from near the surface. Just like any other atom, it consists of a positively charged nucleus and negatively charged electrons. The electrons stay in energetically well-defined shells around the nucleus. A primary electron comes from above and accidentally knocks out an electron from the K-shell of the sample atom. A vacant place remains as indicated by the yellow circle. This state is unstable.
An electron from the L shell fills the gap and the energy difference is released in the form of a characteristic X-ray photon. This X-ray photon is called characteristic because its energy is quite characteristic or typical for the particular element. Now another transition follows. And finally, the atom repairs itself with an electron from the vicinity, a free electron. So X-ray radiation is generated during the operation of the scanning electron microscope, namely X radiation, which is characteristic for the chemical elements present in the sample. If the energy and the intensity of the radiation are measured with an X-ray detector, then the chemical composition of the sample can be determined. Here the typical X-ray spectrum of the piece of jewelry builds up. Chemical analysis is then carried out using sophisticated methods with the help of a computer. Certain limitations must indeed be minded, but it's definitely a fine method, and above all, it is completely non-destructive, and even very small spots on a sample can be analyzed. And what has happened to the small cobalt plate, which was one of the samples? It was used to calibrate the measurement. This means to adjust it finely. The chemical analysis is finished now. Our piece of jewelry is genuine. The gold content amounts to about 70%. The balance is silver and copper. सर वो लास्ट का पॉइंट क्या था? Okay, sorry. Mic was on mute. Sorry. Sorry. I thought you didn't get it. Sorry. The last part was basically she was doing. She was having the machine that is having the an instrument or detector to detect the X-rays. X-rays, and with the help of that, if you have the X-rays attached to your SEM, then you can also find the composition. आप सरफेस और उसकी इमेज तो बता ही सकते हैं, साथ साथ में कॉम्पोजिशन भी बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट उसमें कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है ना. एंड द प्रिंसिपल इज बेसिकली बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन. ये एक्सरे डिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, कॉम्पोजिशन बताने के लिए. तो वी विल डिस्कस इट इन डिटेल व्हेन वी विल बी doing it in X-ray diffraction in spectroscopy. Spectroscopy में जब हम डिस्कस करेंगे then we will be discussing it in detail. ठीक है. So let's come to this one. So basically इसमें आपको कुछ नहीं करना. जो आपका इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, ठीक है ना. यहाँ पर जो आपका फिलामेंट था, जब आपने उसको हीट किया तो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ. देन वी हैव एन एनोड और यू कैन से पॉजिटिव टर्मिनल. तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल इट इज हैविंग वेरी हाई वोल्टेज. तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये
ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज हैं, तो इनको इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दैट मींस वी आर ट्राइंग टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है। नाउ वी वांट टू सीधे हम अब जो इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम है उसको हम डायरेक्टली फॉल क्या नाम फॉल नहीं करा सकते, ठीक है ना, डायरेक्टली फॉल नहीं करा सकते स्पेसिमेन पे, ठीक है। वी हैव सम लेंसेज, जैसे हमारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में लेंसेज थे, वैसे यहाँ पर भी हमारे पास कुछ लेंसेज, स्पेशल टाइप के लेंसेज होते हैं। बेसिकली दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का काम होता है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का काम होता है क्या, जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसको क्या करते हैं, फोकस करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, फोकस करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है ना, पर्टिकुलर पॉइंट पे। एंड दे हैव सम मल्टीपल lenses and some multiple set of lenses to concentrate the electron beam onto the sample, ठीक है। और जब ये सैंपल पे फॉल करता है इलेक्ट्रॉन बीम, देन इट स्कैटर्स, द इलेक्ट्रॉन स्कैटर्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट इन SEM व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि स्कैटरिंग ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन या फिर इजेक्शन ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम्स पे फॉल करते हैं, स्पेसिमेन के एटम से इंटरेक्ट करते हैं, एंड they lose some energy to the specimen, and there is a detector to detect these your secondary electron, and based on that it creates a image, if it is getting higher number of electrons, it will create a bright spot, okay. But if it is getting lower number, so or no electrons, then it will be creating a dark patch or dark spot, ठीक है ना। और इस तरीके से पूरा का पूरा एक एक करके पूरा एक एरे, स्पेसिमेन का एरे जो है वो स्कैन करता है, ठीक है, स्कैन करता है, ठीक। तो दिस इज हाउ दिस स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क्स, ठीक है। तो कुछ फीचर्स हैं इसके, एक SEM इज इजी टू यूज, सैंपल प्रिपरेशन कैन बी ऑफ एनी थिकनेस, ठीक है ना। इसका क्यों, क्योंकि ये सरफेस के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, सरफेस की टोपोलॉजी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। एंड वन मोर थिंग इज it produces 3D image, but one of the disadvantages is कि ये जो है इसकी रेजोल्यूशन बहुत कम होती है, ठीक है ना। टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसकी जो रेजोल्यूशन होती है वो काफी कम होती है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसकी रेजोल्यूशन काफी कम होती है, ठीक है। And one more thing is, one thing that is very much required is that your specimen should be conductive. Your specimen should be electrically conductive. And in some cases, if you are not having the conductive metal nahi hai, so we apply a thin coating of the metal like gold or some platinum की कोटिंग हम लोग उस स्पेसिमेन पे करते हैं, एंड देन वी यूज इट टू अंडर द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। और एक जो सबसे बड़ा दिक्कत आता है इसके सैंपल प्रिपरेशन में, वो ये है कि ये जितना काम हो रहा है यहाँ पे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, ये सारा का सारा काम जो है वो किसमें हो रहा है, वैक्यूम में, ठीक है, वैक्यूम में। सो your sample should be dry, ठीक है, dry, your sample should be dry, ठीक है। ड्राई से मतलब यहाँ बताने का ये मकसद था कि ये जो हम तो इसको मटेरियल्स की कैरेक्टराइजेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बट बायोलॉजिस्ट
जो होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं सेल स्ट्रक्चर वगैरह या सेल ऑर्गेनेलीज को विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है ना। सो व्हेन दे प्रिपेयर द सैंपल ऑफ द सेल और सेल ऑर्गेनेल, दे हैव टू ड्राई द सैंपल, दे हैव टू ड्राई द सैंपल, ठीक है ना। तो वाटर उसमें से रिमूव करना पड़ता है, तो उसकी वजह से आपका उसमें हो सकता है कि डिस्टॉर्शन वगैरह आ जाए, ठीक है ना। तो सैंपल आपका लाइव नहीं हो सकता, ठीक है, लाइव नहीं हो सकता है। बैक्टीरिया या वायरस वगैरह को अगर आप एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें काफी प्रॉब्लम हो सकती है, एंड ड्यू टू दैट काफी डिस्टॉर्शन मिल सकते हैं, एंड इसकी वजह से आपकी इमेज क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा, इमेज क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? इज इट क्लियर? ओके, लास्ट पॉइंट बताइए सर फिर से। लास्ट पॉइंट बताइए। ओके, सिंपल सी बात है कि ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर ये सब चीजें जो हैं, आप सिर्फ हम तो मटेरियल कैरेक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं, मेटल या और दूसरे मटेरियल्स को हाई रेजोल्यूशन में देखना चाहते हैं, लेकिन बायोलॉजिस्ट जो हैं वो मटेरियल्स तो देखते ही हैं, साथ साथ में वो सेल वगैरह ज्यादा देखते हैं ना, सेल और उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है, ठीक, न्यूक्लियस, डीएनए स्ट्रक्चर और सम प्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इन सभी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में, इन सभी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में वाटर होता है, ठीक है, वाटर होता है, ठीक है, ठीक। अब जब वाटर को आप वैक्यूम में रखेंगे, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि वाटर को आप वैक्यूम में रखिए तो क्या होगा भाई? वाटर जो होगा वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर जो होगा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड इट विल डिस्ट्रॉय और रिड्यूस द वैक्यूम, ठीक है ना, वैक्यूम को खत्म कर देगा, खत्म करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। सो for to avoid this we whenever we use such specimen that has a specimen like biological specimen अगर हम विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, देन वी हैव टू ड्राई इट आउट, ठीक है ना। इसका वाटर हम लोग को निकालना होता है, सुखा करके हम लोग उसको अंडर दी माइक्रोस्कोप देखते हैं, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप के अंदर इसको सुखा के रखते हैं। लेकिन अब जब सुखा करके रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, या आपकी क्वालिटी जो है या इसके सैंपल में डिस्टॉर्शन आ जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज द ड्रॉबैक, दैट इज द ड्रॉबैक, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये सुनो, हाँ, आ रही सर बात समझ में। ठीक है। सो नाउ कमिंग टू दी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि कुछ नहीं, ये भी सारा कुछ आपका एकदम सेम प्रिंसिपल थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है, ठीक है ना। द थिंग दैट इज वेरिंग इज सब कुछ इलेक्ट्रॉन बीम वैसे ही जनरेट होगी, देयर इज an anode that is used to accelerate the electrons, and then you have the lens to what? You have the lens to condense or converge the electron beam, ठीक है ना, concentrate या focus the electron beam onto the specimen, ठीक है। बट यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर आपका सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स निकलते नहीं है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम है वो स्पेसिमेन के थ्रू, यहाँ पे जो स्पेसिमेन है इसके थ्रू पास कर जाए, ठीक है। एंड तो ये इलेक्ट्रॉन जो है पास कर जाते हैं, दैट मीन ट्रांसमिट कर जाते हैं, और इसी चीज को, इन ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को आगे चल करके हम लोग विजुअलाइज करते हैं, ठीक है ना। एंड वी ट्राई टू क्रिएट एन इमेज, ठीक है ना। तो दीज आर दी सम लेंसेज, मैग्नेटिक लेंसेज टू दे वर्क टू मैग्नीफाई। यहाँ पर तो इमेज हम लोगों को मिल गई, बट दे आर यूज टू फर्दर मैग्नीफाई द इमेज, ठीक है, फर्दर मैग्नीफाई द इमेज
so these are some lenses that are used for that purpose. ठीक है, तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें थोड़ा सा जो फर्क आता है वो ये आता है कि इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सैंपल स्पेसिमेन है या सैंपल साइज है या सैंपल थिकनेस जो है वो, उसकी थिकनेस जो होगी बहुत कम होगी, वेरी वेरी स्मॉल थिकनेस, वेरी स्मॉल थिकनेस। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर भी आपका क्या होगा कि आपको वैक्यूम में ही सारा सिस्टम जो है वो वैक्यूम में है, तो वैक्यूम में है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर भी आप लाइव सैंपल इस्तेमाल नहीं कर सकते, लाइव सैंपल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक। SEM जो है वो आपका 3D इमेज प्रोड्यूस करता था, SEM जो है वो आपका 3D इमेज प्रोड्यूस करता था, बट दिस वन क्रिएट्स 2D इमेज ओनली, 2D इमेज ओनली। ठीक है, इसके अलावा SEM की जो रेजोल्यूशन थी वो कम थी, बट दिस हैज वेरी गुड रेजोल्यूशन, दिस हैज वेरी गुड रेजोल्यूशन। ठीक है ना, इमेज रेजोल्यूशन जो है वो बहुत अच्छी होती है, इमेज क्वालिटी जो होती है वो काफी अच्छी होती है। ठीक है, तो हायर रेजोल्यूशन, हायर रेजोल्यूशन, ठीक है, अराउंड 0.2 नैनोमीटर तक आप विजुअलाइज कर सकते हैं। और आपके क्या नाम है, SEM के केस में जो रेजोल्यूशन था वो 2 नैनोमीटर के आसपास, 2 नैनोमीटर के आसपास। ठीक है, 2 नैनोमीटर के आसपास। ठीक है, सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है, रिलेटेड टू योर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके बाद आता है आपका स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप और STM, ठीक है, STM, ठीक, STM। ठीक है, सो आप सब में इसमें टनलिंग इफेक्ट पढ़ा है किसी ने? टनलिंग इफेक्ट, एनीवन? टनलिंग इफेक्ट? नो सर। इंजीनियरिंग फिजिक्स में टनलिंग नो इफेक्ट नहीं पढ़ा? नो, फर्स्ट ईयर में नहीं? अच्छा, तो देखिए, कभी आपने सुना है कि ऑब्वियसली बात है कि आप एक बॉल ले लीजिए, ठीक है, यू टेक अ बॉल एंड यू हिट इट ऑन द वॉल, ठीक है, वॉल पे आप हिट करिए तो क्या होगा, बॉल आपके पास वापस आ जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा तेजी से हिट करिए तो बहुत तेजी से वापस आ जाएगी। लेकिन ये तो हमको क्लासिकल मैकेनिक्स में दिखता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में दिखता है, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में दिखता है। लेकिन एक मैकेनिक्स बहुत ज्यादा फेमस है, पॉपुलर है, जिसे हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप बॉल को बहुत तेजी से, मतलब एक सेकंड में इन 1 सेकेंड, ठीक है, आप बॉल को कितनी बार, 10 टू द पावर 10 बार, अगर आप 10 टू द पावर 10 टाइम्स या 11 टाइम्स अगर आप बॉल को स्ट्राइक करें, समझ रहे हैं, 1 सेकंड के अंदर इतनी बार अगर स्ट्राइक करते हैं बॉल को, तो क्या होगा कि बॉल जो है रिबाउंड ना करके क्या करेगी, वॉल को क्रॉस कर जाएगी, वॉल को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, ये सोचने में बहुत एब्सर्ड सी बात लगती है, ठीक है, बट इन क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड ऑन द थियरी इट हैपेंस, ठीक है, इट हैपेंस। ठीक है, कि बॉल को आप इतनी ज्यादा तेजी से आप इतनी बार 1 सेकंड में इतनी बार अगर आप स्ट्राइक करते हैं तो क्या होगा कि बॉल जो है वो वापस ना आकर के दीवार के पार चली जाएगी, दीवार को तोड़ते हुए नहीं, दीवार को बिना किसी डैमेज के, ठीक है, दीवार को बिना किसी डैमेज के वो उसके पार चली जाएगी। ठीक है, तो ये बॉल
के रिस्पेक्ट में या जो नॉर्मल चीजों के रिस्पेक्ट में तो ये बहुत इम्पॉसिबल सी बात लगती है, इम्पॉसिबल सी बात लगती है, ठीक है। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, what happens is कि whenever a high moving electron is there, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो क्या करता है भाई, दोनों नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है, मतलब पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और क्या करता है, वेव की तरह भी बिहेव करता है, वेव की तरह भी बिहेव करता है, वेव नेचर, ठीक है, वेव नेचर, ठीक। सो ऑब्वियस सी बात है, वेव नेचर शो करेगा तो क्या करेगा, ये वॉल को आसानी से क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो वॉल, ऑरेंज वॉल दिख रही है इधर, ये क्या दिखा रहा है, ये एक एनर्जी बैरियर दिखा रहा है, एनर्जी बैरियर दिखा रहा है, ठीक है ना। मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। इफ यू लुक एट इट एज अ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन को आप पार्टिकल की तरह देखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अगर आप पार्टिकल की तरह देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है इस एनर्जी बैरियर से टकराएगा और वापस आ जाए, ठीक है। बट इफ the electron is showing wave nature, if the electron is showing wave nature, that means it is at very high speed, then definitely it will show the wave nature. And what happens is कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एनर्जी बैरियर से जैसे ही टकराएगा, ये क्या करेगा, इस एनर्जी बैरियर के बाहर चला जाएगा, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज टनलिंग इफेक्ट, ठीक है, टनलिंग इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। ये जो इफेक्ट है ये आपका टनलिंग इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। एंड based on this a microscope has been designed, ठीक है, named as scanning tunneling microscope, ठीक है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप क्या करता है कि इसका बहुत सिंपल सा तरीका, आसान तरीका है कि इलेक्ट्रॉन्स को हमें फ्लो कराना है, ठीक है ना। क्या करते हैं कि ये हमारा सैंपल है, मान लीजिए कि ये हमारा सैंपल है, ये पूरा एक सेटअप दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये एक सेटअप है हमारा, ठीक। स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप काम कैसे करता है, ठीक है। सो देखिए, कुछ नहीं है ये, यहाँ पर एक आपकी टिप है, ठीक है, कंडक्टिव टिप है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक टर्मिनल जो है इस टिप से कनेक्टेड है, ठीक है, इस सर्किट का, और दूसरा जो सैंपल का जो सैंपल है उसका दूसरा पोल जो है, या कह लीजिए कि पॉजिटिव पोल जो है आपका, नेगेटिव पोल, नेगेटिव टिप को आपने नेगेटिव कर रखा है, नेगेटिवली चार्ज कर रखा है, या नेगेटिव वोल्टेज दे रखा है, एंड सैंपल को आपने क्या कर रखा है, पॉजिटिव वोल्टेज दे रखा है, ठीक है, पॉजिटिव वोल्टेज दे रखा है। अब क्या होगा कि ये जो टिप है ये कभी भी इस सैंपल को टच नहीं करेगी, ये टिप जो है वो कभी भी सैंपल को टच नहीं करेगी, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पर आपके, और दिस इज वेरी हाई वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई है, वोल्टेज जो है हाई है, ठीक है। सो क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे कि इसके थ्रू, यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज है ये सैंपल, तो इसको अट्रैक्ट करेंगे, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स विल क्या पास कर जाएंगे बेस्ड ऑन व्हाट, टनलिंग इफेक्ट, ठीक है। टनलिंग इफेक्ट की वजह से, क्योंकि ये बहुत तेजी से मूव करेंगे, ठीक है ना, व्हेन यू मूव दीज इलेक्ट्रॉन्स वेरी हाई, वेरी फास्ट, देन दे विल टनल थ्रू दीज सैंपल्स, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा कि आपका सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और क्या होगा, इस सर्किट के थ्रू करंट फ्लो करेगा, ठीक है, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो जब ये करंट फ्लो करेगा, ठीक, तो अब ये जो करंट आई है ये कुछ चीजों पे डिपेंड करती है, ये करंट जो आई है, ठीक है,
करंट क्या जनरेशन जो है, ये जो करंट जो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, ये जो सर्किट कंप्लीट हो रहा है वो टनलिंग इफेक्ट की वजह से हो रहा है, ठीक है। एंड ये जो करंट प्रोड्यूस हो रही है ये कुछ चीजों पर डिपेंड करेगी, ठीक है। वो क्या होगी कि हमेशा याद रखिए कि ये जो सरफेस है, ये ठीक है ना, ये आपकी सैंपल सरफेस है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ये आपकी सैंपल सरफेस है, ठीक। इसमें अप्स एंड डाउन्स होंगे, अप्स एंड डाउन्स होंगे, ठीक है, ठीक। पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, इसको ग्राउंड कर दीजिए, ठीक है। एंड योर टिप, ठीक। तो जो सैंपल सरफेस है और जो टिप है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है या हाइट है h, इसके बीच की जो डिस्टेंस है या हाइट है h, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करे, ठीक है। तो ये जो I है वो h के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। मतलब कहने का क्या है कि जब कभी आपका I जब डिस्टेंस कम होगी तो करंट जो है वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है ना, करंट बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। और जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी टिप और सैंपल के बीच में, तो करंट आपकी कम होगी, ठीक है। तो जैसे आप ये अपना प्रोब जो है या टिप है इसको मूव करा रहे हैं, जब यहाँ पर है हमारी टिप तो यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है। सो वी कैन नो दैट यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है तो करंट आपको कम कम दिखेगी। तो जैसे ही करंट कम दिखी आपने, आपके दिमाग में आ गया कि नहीं भाई यहाँ पर क्या है, एक खड्डा है, ठीक है ना। और जैसे आगे बढ़े तो डिस्टेंस कम होती चली जा रही है तो करंट जो है वो बढ़ता चला जाएगा, करंट जो है बढ़ता चला जाएगा, और यहाँ पर मिनिमम करंट आएगी तो इसका मतलब यहाँ पर पीक है, ठीक है। तो ये जो इमेज, जो सरफेस की जो इमेज बनाएगा वो इसी बेसिस पे बनाएगा क्या, कि आपकी करंट को मेजर करेगा। ये जो डिवाइस है जब ये सर्किट के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो करंट कितना फ्लो कर रहा है इसको ये नोट करेगा, ठीक है ना, इसको ये नोट करेगा। एंड बेस्ड ऑन दैट करंट वो आपका सरफेस जो स्ट्रक्चर है उसको प्लॉट करता चला जाए, सरफेस स्ट्रक्चर, सरफेस स्ट्रक्चर जो है या सरफेस टोपोग्राफी जो है उसको प्लॉट करता चला जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर दो टाइप के दो तरीके से मेजरमेंट दिए जाते हैं। एक तो ये है कि सैंपल सरफेस, आइदर यू कीप द करंट कांस्टेंट, करंट को कांस्टेंट रख दीजिए, करंट को कांस्टेंट रख दीजिए, तो करंट आपने फिक्स कर दी कि भाई नहीं इतनी करंट फ्लो कराएंगे, बाकी क्या करेंगे आप टिप को ऊपर नीचे करते चले, टिप को मतलब हाइट को कम ज्यादा करते चले जाए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप हाइट को कांस्टेंट कर दीजिए और करंट का वेरिएशन दीजिए, करंट का वेरिएशन दीजिए, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस यू हैव टू टाइप्स ऑफ एसटीएम्स। कौन सा, एक कांस्टेंट करंट टाइप और एक कांस्टेंट हाइट टाइप, कांस्टेंट हाइट टाइप, ठीक है, कांस्टेंट हाइट टाइप। This is how your STM works. STM works. Regarding this, if you have any query or any doubt or anything that you want to you want me to explain again, you can ask. For time being. हाँ, नो, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, सबको समझ में आ रहा तो बहुत अच्छे। So as an assignment, you have to write its advantages and disadvantages and its application.
ठीक है, सो हेलो हाँ, यस, सर, जो असाइनमेंट में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन लिखने का है, तो सिर्फ टनलिंग के लिखने के कि ऊपर दोनों के भी लिखने का है, इलेक्ट्रॉन और you can write it all, but I'm specifically suggesting for this one, this one, STM. Okay. सर क्लासरूम पे सबमिट करना है। Yes, you can. No, you just keep it with yourself, with you. अपने पास ही रखना है, कोई जरूरत नहीं। If you have to submit, I have to take the submission. I will let you know. ठीक है? But it is like do it by yourself. हाँ, क्या कह रहे हैं? हेलो हाँ, ये मतलब किससे सबमिट करना है सर? गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना है? सबमिट नहीं करना है भाई, अभी सबमिट करना होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है ना? आई विल क्रिएट द लिंक, ओके, बट फॉर नाउ यू डू नॉट हैव टू सबमिट इट, ठीक है? कीप इट विद यू, ठीक है? नाउ coming to the next type of microscope, and that is known as atomic force microscope, और ये भी जो है आपका सरफेस टोपोग्राफी पता करने के काम आता है। सो सरफेस टोपोग्राफी पता करने के लिए देखिए इसमें भी बहुत, यस पृथ्वीराज बोलिए भाई, क्या यू रेज्ड योर हैंड, व्हाट हैपेंड? ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर बेसिकली एक, जैसे आपका यहाँ पहले केस में टिप था, ठीक है ना, वैसी ही एक टिप होती है, ठीक है, बट इट इज मच मोर फाइनर देन दिस, एंड दिस टिप इज it is attached to a cantilever, और ये जो कैंटिलीवर होता है वो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है? इवन अ वेरी स्मॉल फोर्स, वेरी स्मॉल नैनो न्यूटन, या फिर क्या कहते हैं, नैनो और उससे भी छोटा न्यूटन फोर्स पे आप 10⁻⁻10 न्यूटन फोर्स भी अगर हो तो दे कैन डिफ्लेक्ट, ठीक है ना, डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा, ठीक है ना? सो दिस टिप इज अटैच्ड टू दी व्हाट अ कैंटिलीवर दैट इज वेरी सेंसिटिव टू दी फोर्सेस, ठीक है? Even very small magnitude of force can deflect this beam. Onto this cantilever there is a mirror or a shiny surface to reflect the laser, ठीक है ना? So what happens is, ये जो कैंटिलीवर होता है ये आपका, ये तो फिक्स रहता है और ये टिप भी आपकी फिक्स रहती है, ठीक है ना? इन हियर व्हाट यू डू इज यू मूव द सैंपल, आप सैंपल को आगे पीछे ऊपर नीचे मूव कराते हैं, ठीक है? तो आप सैंपल को मूव कराते हैं, ठीक? सो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो टिप है, ये इतनी ज्यादा, टिप का जो इंटरेक्शन है एटम, यहाँ के टिप के जो एटम्स हैं, ये सैंपल, जो आपका सैंपल है या स्पेसिमेन के जो एटम्स हैं, उनसे इंटरेक्ट करता है ड्यू टू वैन डर वाल फोर्सेस और इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और मैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है? इनकी वजह से इन दोनों के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जनरेट हो सकता है, ठीक है ना, जनरेट होता है, और इन रीजंस की वजह से अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जनरेट होते हैं, ठीक है? सो ऑब्वियस सी बात है, व्हेन योर टिप इज मच क्लोजर टू दी सैंपल, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि वहां पर आपका पीक है, तो इसी की वजह से तो टिप के बीच में और सैंपल के बीच में डिस्टेंस कम हुई,
और ये डिफ्लेक्ट होगा एंड एक लेजर लाइट जो है वो कंटिन्यूअसली इस पे पड़ रही है और उसका रिफ्लेक्शन, तो जैसे ही डिफ्लेक्शन होगा, अभी इनिशियली आपकी लेजर लाइट जो है इस तरीके की थी डिटेक्टर पे, ठीक है ना, इस तरीके से लाइट जा रही है, बट एज सुन एज देयर इज सम डिफ्लेक्शन, जैसे आपने सैंपल मूव कराया तो कुछ डिफ्लेक्शन हुआ और क्या होगा, आपकी ये लेजर लाइट में भी, जो लेजर के रिफ्लेक्शन में भी डिफ्लेक्शन आएगा एंड दैट डिफ्लेक्शन is calibrated with this सैंपल की जो टोपोग्राफी है, ये सैंपल पे जो की जो सरफेस है, ठीक है, उसके साथ कैलिब्रेट किया जाता है और उसकी इमेज को डिटेक्टर पे फॉर्म किया जाता है, ठीक है, डिटेक्टर पे फॉर्म किया जाता है, ठीक है। बट दिस वन इज नॉट दैट मच रिलायबल, और बहुत ज्यादा हाई मैग्निफिकेशन इतना नहीं होता जितना TEM और क्या नाम है STM का मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है, मैग्निफिकेशन होता है, ठीक। सो कमिंग टू दिस, इट हैज कुछ इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ बेटर देन 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इसका रेजोल्यूशन जो आपको 1 एंगस्ट्रॉम से अच्छा मिलता है। अंडर अल्ट्रा हाई वैक्यूम, ठीक है, 3D इमेज ऑफ द सैंपल कैन बी कंस्ट्रक्टेड, इट कैन बी यूज्ड फॉर नॉन कंडक्टिव, इट इज अ वेरी गुड एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है, कि ये आपका नॉन कंडक्टिव एलिमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे SEM जो है वो कंडक्टिव एलिमेंट्स के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा था। It can be used to drag atoms one by one and deposit them to the at a particular point on this sample, ठीक है, ओके। इसको आप मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या आप अगर एक एक एटम को पिक एंड ड्रॉप करके एक लेयर अगर लगाना चाहें, ठीक है ना, लेयर अगर लगाना चाहें, सो इन केस ऑफ नैनो फैब्रिकेशन, ठीक है, नैनो फैब्रिकेशन में आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। बट डिसएडवांटेजेस इज क्या, कि ये जो है आपका कैसा है भाई, ये जो है आपका इसकी स्कैनिंग स्पीड जो है वो बहुत लो, ठीक है ना, इट इज वेरी स्लो एंड इफ द टिप कम्स इन द कांटेक्ट विद द सैंपल सरफेस, ठीक है ना, इट कैन डिस्टॉर्ट द सरफेस। ऑब्वियस सी बात है कि फिजिकल कांटेक्ट होगा तो क्या होगा, जो आपका सैंपल की जो सरफेस है वो डिस्टॉर्ट होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, कोई इट्स अ देयर इज सम चांस कि फिजिकल कांटेक्ट में आए और हमारा सैंपल सरफेस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। लास्ट वन इज फील्ड आयन माइक्रोस्कोप। फील्ड आयन माइक्रोस्कोप एग्जैक्टली आपका SEM ही है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही है, बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बीम की जगह हम कौन सी बीम इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम की जगह कौन सी बीम इस्तेमाल करते हैं, आयन बीम, ठीक है, आयन बीम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आयन बीम के फायदे क्या हैं? आयन बीम का इस्तेमाल करने से हमें फायदा क्या मिलेगा? आयन बीम्स का इस्तेमाल करने का फायदा ये होगा, आयन बीम का इस्तेमाल करने का फायदा ये होगा कि मैंने डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात की थी, वो क्या होता है, H/mv, ठीक है। तो वेलोसिटी आप कितनी बढ़ा देंगे भाई, वेलोसिटी आप लाइट की स्पीड से ज्यादा थोड़ी बढ़ा देंगे, हाँ, ठीक है, तो वो भी अप्रोच करना बहुत टफ काम है, ठीक है। सो वेवलेंथ कम करने का आसान तरीका क्या है कि पार्टिकल का मास बढ़ा दीजिए, ठीक है, तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉन की जगह क्या सीधे सीधे न्यूक्लियस ऑफ द एटम इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, तो आपकी वेवलेंथ कम हो गई, और जैसे ही वेवलेंथ कम हो गई वैसे ही आपका रेजोल्यूशन जो है
आपका हाई हो गया, रेजोल्यूशन जो है आपका वो हाई हो गया, ठीक है, रेजोल्यूशन जो है वो आपका हाई हो गया, ठीक। नाउ व्हाट हैपेंस, यहाँ पे जो आयंस जनरेट करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो होता क्या है कि जिस स्पेसिमेन ये जिसका स्ट्रक्चर या जिस स्ट्रक्चर या जिस स्पेसिमेन को आप एनालाइज करना चाहते हैं उसको आप एक चैम्बर में रखते हैं, वैक्यूम चैम्बर में, ठीक है, ठीक है, एक वैक्यूम चैम्बर में रखा, ठीक। तो दिस इज योर व्हाट सो दिस इज योर स्पेसिमेन, इसको आपने वैक्यूम में रखा एंड यू अप्लाई अ वेरी हाई वोल्टेज टू दिस स्पेसिमेन, यू अप्लाई अ वेरी हाई वोल्टेज टू दिस स्पेसिमेन, ठीक है। And in this vacuum chamber, you also introduce an ionizing gas also, ionizing gas, ठीक है। ये आयनाइजिंग गैस इन जनरल जो होती है वो कौन सी होती है, हीलियम या नियॉन, ठीक है। समटाइम्स पीपल ऑल्सो यूज गैलियम, ठीक है, गैलियम, ठीक है, गैलियम का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है जितना भारी भरकम एलिमेंट इस्तेमाल करेंगे उतना छोटा वेवलेंथ होगा, उतनी अच्छी रेजोल्यूशन मिलेगी। क्या होता है कि जब आप इस पे हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं इस स्पेसिमेन पे, ठीक है, तो यहाँ पर जो आसपास की जो गैस होती है इसके साथ स्टिक कर जाती है, ठीक है, स्टिक कर जाती है, ठीक। स्टिक पहले से एब्जॉर्ब रहती है और when you apply very high voltage, so this high voltage जो है वो क्या करता है कि इस गैस को आयनाइज कर देता है, एंड हाउ इट आयनाइजेस इज, कैसे आयनाइजेशन में होगा क्या कि इसका इलेक्ट्रॉन जो है, अगर मान लीजिए हीलियम गैस है, तो इसके आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। So it is positively charged and the sample is your sample is positively charged and your ion is also positively charged। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपकी आयन और सैंपल के बीच में या स्पेसिमेन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा एंड ड्यू टू दैट रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, योर आयंस विल क्या दूर भागेंगे, ठीक है, दूर भागेंगे। एंड जैसे ये दूर भागे तो सामने की तरफ हमने एक स्क्रीन रख दी है, ठीक है ना, एक स्क्रीन रख दी टू कैप्चर दीज ions, ठीक है, capture these ions and when these ions strike the screen they form the image, ठीक है। तो जितना ज्यादा तेजी से मूव करेंगे उतनी शॉर्टर वेवलेंथ होगी एंड उतनी हाई क्वालिटी की इमेज आपको मिलेगी, ठीक है। सो बेसिकली ये आपकी फॉस्फर स्क्रीन होती है, तो जहां जहां एलिमेंट्स आपके स्ट्राइक करेंगे, ठीक है ना, या जहां जहां आयंस आपके स्ट्राइक करेंगे वहां पर आपको ब्राइटर स्पॉट्स मिलेंगे और जहां जहां आयंस स्ट्राइक नहीं करेंगे वहां पर आपको डार्क स्पॉट्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब आप इसका जो इसको आप ये तो 3D था, आपको यहाँ पे जो इमेज मिलेगी वो 2D इमेज मिलेगी, ठीक है ना। एंड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर यू कैन कन्वर्ट, ठीक है ना, कुछ एल्गोरिथम्स लगा करके यू कैन कन्वर्ट दिस 2D इमेज इनटू 3D, ठीक है ना, 3D, ठीक है। So the main advantage here is what it produces very high resolution image, ठीक है। And the main disadvantage is what it has
यहाँ पर आप जो वोल्टेज जो अप्लाई करते हैं वो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज होता है, 10,000 किलो वोल्ट, 10 to 20,000 किलो वोल्ट, समटाइम्स 30 to 40,000 किलो वोल्ट का वोल्टेज आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से हीट जनरेशन बहुत ज्यादा होता है, हीट जनरेशन बहुत ज्यादा होता है। एंड टू ओवरकम दैट हीट जनरेशन, ठीक है ना, उस हीट जनरेशन की वजह को ओवरकम करने के लिए आपको एक क्रायोजेनिक सिस्टम या रेफ्रिजरेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है, ठीक। सो अगेन फॉर दिस ऑल्सो यू हैव टू राइट इट्स एडवांटेजेस, disadvantages and applications, ठीक है। सो ओके एवरीवन, फॉर नाउ यहाँ पर हम लोग माइक्रोस्कोपी को तो फिनिश करते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपी, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, एंड from the next turn or from the next class we will start spectroscopy। कोई डाउट हो तो बताएं भाई, जो चीज ऐसी कोई चीज जो ना समझ में आई हो, ना समझ में आई हो बताएं भाई। Is there anything that you want to ask regarding this lecture? Anything? सब कुछ क्लियर है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बताएं भाई। आकिब, शेख, विवेक, जागृति, पृथ्वीराज, रुखसार, अब्दुल रहमान, जाकिर, सोहेल, सब कुछ क्लियर है आप लोग को? जैसे हाँ, सब कुछ क्लियर है? ओके, इफ यू डू नॉट हैव एनी डाउट यू ऑल आर फ्री टू लीव नाउ। थैंक यू।